तरह से एक्शन बना है अमेरिकी बाजारों में और पावेल साहब के कमेंट्स का इंपैक्ट बॉन्ड यील्ड्स पर, इक्विटी मार्केट्स, गोल्ड, डॉलर, सभी एसेट क्लासेस पर आते हुए दिखाए, कैसे समझे इस एक्शन को? देखिए दीप, इस वक्त है ना थोड़ी बाजारों को मरहम की जरूरत थी। कुछ अच्छा बोल देते क्या जाता, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ बोला जो उनके दिल में था या दिमाग में था। दिमाग में था, दिल में नहीं। दिल से बोलते तो शायद ऐसा नहीं बोलते। और हालांकि ऐसा भी उन्होंने कुछ खास खराब नहीं बोला जिससे कि मूड इतना खराब कर ले, लेकिन बाजार सुबह से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हम हफ्ते भर 10 दिनों से जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उस उतार चढ़ाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, वापस से और बढ़िया तेजी बनाने के लिए पावेल साहब ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड यील्ड ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। लेकिन पावेल साहब चुप रहे। न उन्होंने कहा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे, न ये कहा कि घटेंगे, लेकिन हाँ ये कहा कि इसने ये जो बॉन्ड यील्ड अचानक से बढ़े, इससे थोड़ा सा हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजर इस पर पड़ी है। इसका मतलब ये है कि बाजारों ने ये निकाला कि इसका मतलब वो ये तो नहीं कह सकते कि बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ेंगे, और कहना भी नहीं चाहते, लेकिन साथ ही ये भी नहीं करेंगे घटेंगे, तो इसका मतलब ये कि बढ़ेंगे। अब मतलब आप जैसा चाहे निकालना चाहे निकाल लें। अमेरिकी बाजारों ने और अमेरिका के बॉन्ड मार्केट ने ये मतलब निकाला कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे, बस वहीं से बिकवाली शुरू फिर से होती हुई दिखी। तो पावेल साहब के बयान ने मरहम लगाने का काम नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि गांव कुरेदा हो, लेकिन जो कई बार आप कहते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपके लिए अच्छा कहेगा, अगर अच्छा न कहे तो भी आप निराश हो जाते हैं। अमेरिकी बाजारों का हाल वैसा ही रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी उसी लिहाज से थोड़े से नीचे होते हुए दिख रहे हैं। इसके चलते न सिर्फ इक्विटी मार्केट में बल्कि कमोडिटी मार्केट में भी अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग देखने को मिली है। कच्चा तेल छोड़ दें, ओपेक की बैठक नहीं होती तो ये भी लुढ़क जाता। अदरवाइज सोना चांदी देख लीजिए, आप मेटल सारे देख लीजिए, सारे के सारे यहाँ पर करेक्शन के मूड में आते हुए दिखे। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास आपको और ऊपर जाने के लिए दीप जिस तरह के ट्रिगर्स की जरूरत है, वो ट्रिगर्स शायद मिसिंग है अमेरिकी बाजारों से, और यही वजह अमेरिकी बाजारों में कल दबाव दिखा और हमारे यहां भी। अब दिक्कत की बात है कि कल जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो हमें तो उम्मीद ये थी कि अमेरिकी बाजारों में शांत कारोबार आएगा। मेरे ख्याल से 70-80 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उसके मुकाबले में आप 350 अंकों के आसपास नीचे बंद हुए, तो यानी कि हमें 350, यानी कि हमें करीबन समझ लीजिए 250 पॉइंट की एक्स्ट्रा कमजोरी तो वो, और ऊपर से अभी डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे, यानी 400-450 अंकों की एक्स्ट्रा कमजोरी की डाउ की जो है उसको हमें पचाना है। उसे हफ्ते के आखिरी दिन हमें जूझना। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत वाकई में उम्मीद के मुकाबले में काफी खराब है, कमजोर है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और इसमें तेल, आग में तेल डालने वाला काम ओपेक करते हुए दिख रहा है सर। बाजार ने तो अनुमान लगाया था कि शायद प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, दाम थोड़े कूल ऑफ होंगे, पर यहां तो उल्टा ही हो गया। ना ही वो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं और उनकी तो स्ट्रैटेजी है कि दाम और बढ़े। कैसे देखें इसे सर? यही एक समस्या है। और सबसे बड़ी बात दीप है, आपको याद होगा पिछली बार हम लगातार जब से ये $45 से धीमे धीमे $50 आया, 50 से 55, तब हम आपको याद है एक बात कह रहे थे कि कच्चे तेल में ये जो बढ़त होती दिख रही है, ये बढ़त रिस्की है। रिस्की इन द सेंस कि ये फंडामेंटल के बेसिस पर बढ़त होती हुई दिख रही है, और फंडामेंटल के बेसिस पर अगर आपको बढ़त होती हुई नजर आए तो फिर ये मामला ऐसा है कि वो सस्टेनेबल है। एक तो क्या होता है कि कहीं किसी का प्रोडक्शन कम ज्यादा हो गया, कहीं किसी में किसी देश ने किसी पर हमला कर दिया, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, उससे कच्चे तेल में उबाल आए, तो वो क्या टेम्परेरी होता है, वापस ठंडा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी 2020 के मुकाबले में 2021 में और बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे कच्चा तेल धीमे धीमे और बढ़ रहा है। अब कल की ओपेक की बैठक में हुआ क्या, कायदे से देखा जाए तो इतने ऊंचे दाम $65 के आसपास कहां आपने पिछले साल, मतलब एक बार की नेगेटिव भी देखे दाम फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं, $30 $35 तक के भी आपने दाम देखे नीचे कच्चे तेल के। उसके मुकाबले में $65 के दाम बहुत अच्छे हैं। तो क्यों ना ओपेक इसका फायदा उठाकर करो प्रोड्यूस, भाई निकालो, बेचो, कर सकते हैं ना। पैसा तो सबको चाहिए, और कौन सा गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा पैसा हो गया पिछले 2-3-4-5 साल, तो इनके लिए खराब ही रहे। तो ऐसे में उनके लिए तो गोल्डन चांस है, डिमांड है, ऑयल निकालो, बेचो। लेकिन उन्होंने फैसला कुछ अलग लिया। रशिया को छोड़ दीजिए, बाकी उन्होंने फैसला ये लिया, नहीं हम बढ़ाएंगे नहीं पेट्रोल के क्रूड का प्रोडक्शन, यही रखेंगे। इसका मतलब ये कि इसका दो मतलब है। पहला, वो ये सोच रहे हैं कि भाई यहां से दाम और बढ़ने चाहिए और डिमांड और बढ़नी चाहिए, तो आपके लिए कच्चे तेल में $70 के पार जाने का रास्ता खुल गया। दूसरा ये कि अब यहां से नीचे गिरने की संभावनाएं हो गई कम, जो कि ये दोनों ही सिनेरियो हमारे लिए एज ए
ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी, जो हम सारा का सारा कच्चा तेल काफी कुछ मंगाते हैं, हमारा सबसे बड़ा बिल जो है इंपोर्ट बिल वो कच्चे तेल का ही है, तो वो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, ये मान के चलिए। तो पहली चीज ये, दाम घटने की गुंजाइश कम हो गई, नीचे की रिस्क कच्चे तेल में अब कम हो गई। हमारे लिए रिस्क है, मतलब कच्चे तेल के लिए रिस्क कम है, यानी कि अब आपके लिए एक तरह से है ना $60-62 के आसपास बेस बन गया, जो आसानी से टूटेगा नहीं। $70 पार होने की संभावनाएं बन रही है, और 70 पार हुआ तो हो सकता है आपको 74-75 की तरफ जाता हुआ कच्चा तेल दिखे। तो कच्चा तेल एक और नई रिस्क हमारे लिए पैदा कर रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ाकर। तो थोड़ा इंपोर्ट बिल गोल्ड की घटते हुए दाम से कॉम्पनसेट होगा, क्योंकि गोल्ड भी हम काफी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कच्चा तेल तो ऐसा है ना जहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, खरीदना ही है। गोल्ड तो ठीक है, खरीदा नहीं खरीदा चल सकता है, लेकिन कच्चा तेल ये बढ़ना थोड़ा सा रिस्की है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि ये जो दाम में बढ़त है ये सस्टेनेबल है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ महंगाई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो हर एक प्रोडक्ट पर उसका असर पड़ता है, तो इस लिहाज से थोड़ा सा रिस्की हमारे लिए कच्चा तेल हो गया, अब जिस तरह के ओपेक की बैठक के बाद संकेत आए। जी दीप, कल हमने देखा विक्स पर 9% का उछाल आया, और अगर आप सर पिछले 2 हफ्ते 20 दिन का एक्शन देखें तो विक्स में लगातार बड़ी बड़ी मूव्स आ रही हैं, या तो बड़ा उछाल देता है या बड़ी गिरावट। तो विक्स इन इटसेल्फ इतना वॉलेटाइल है और मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हो रहे हैं, इसमें किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए दोनों तरफ से, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की? दीप देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो ओवरनाइट, आपको याद है मैं लगातार एक ही चीज कह रहा हूं, ट्रेडर्स के लिए वो टाइम नहीं रहा जब आप आसानी से ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन लेकर जाएं और पैसा बना लें कि कल तो ऊपर ही खुलेगा, करेक्ट। और रोज गैप से ऊपर नीचे होने के संकेत आ रहे हैं, मतलब एक तरफा नहीं, दोनों ही तरफ। तो दोनों ही तरफ के लिए ओवरनाइट रिस्क बढ़ गई है। तो ट्रेडर्स को तो क्या है कि आपको वो ओवरनाइट रिस्क को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बार बार विक्स आपको इंडिकेशन दे भी रहा है, एक दिन 8% बढ़ता है, एक दिन 8% घटता है, 10-10% का मूव रोज वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट श्योर नहीं है कि मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। और इस वॉलेटिलिटी में आमतौर पर ये होता है कि जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखते हैं आप एक बड़े ट्रेंड के बाद, और किसी लेवल पर किसी रेंज पर आकर बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, तो वो टॉप या बॉटम बनाने के संकेत देता है। अब आप यहां पर टॉप है, तो ये बाजार ऊपर टॉप बनाने के संकेत दे रहा है। इनिशियल संकेत वॉलेटिलिटी से आते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको ऐसा बदलाव दिखाती है जिस पर आप भरोसा कम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर ब्याज दरें बढ़ रही है अमेरिका में, तो साथ में इकोनॉमी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हो रही है। अब यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी, कंपनियां कमाएगी, तो ठीक है ना, ये तो होना ही है, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ये सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और ये सब ठीक नहीं है, और ऐसे में जो लिक्विडिटी के हिसाब से खाली तेजी चल रही है, वहां पर फंडामेंटल्स धीमे धीमे मिसिंग होगा, हमें बेचना चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच की रस्साकशी है। इसमें अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा कौन जीतता है, लेकिन इनिशियल संकेत जो आते हैं वो वॉलेटिलिटी से आपको जो मिलते हैं वो ये बता रहे हैं कि ओवरनाइट रिस्क ट्रेडर्स के लिए काफी बढ़ती हुई दिख रही है। आइदर साइड, चाहे आप तेजी करें चाहे मंदी करें, दोनों ही तरफ आपके लिए ओवरनाइट रिस्क ज्यादा है। तो आपको पहली चीज ये करनी है, एज ए ट्रेडर आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। आपको नुकसान कितना हो सकता है या मैक्सिमम कितना करना चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करना है, बजाय मैक्सिमम कमाना कितना है। तो कभी कभी ये होता है कि आप जब एक तरफा तेजी का मार्केट, आप कुछ भी खरीद के जाओ कल तो ऊपर बिकना ही है, वो वाली चीज जब होती है तो आप भरपूर ट्रेड करते हैं, तेजी का ट्रेड करते हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि जब ओवरनाइट रिस्क बढ़ती है तो आपको अपने ट्रेड की क्वांटिटी कम कर लेनी है, ओवरनाइट रिस्क कम कर लेनी है। तो पहला काम ये करें। अब जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, देखिए मैं इन्वेस्टर्स के लिए एक ही चीज बोलता हूं, आपके लिए बात तब बिगड़ेगी जब 13,250 से 13,850 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां तक बाजार जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे जाए तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, क्योंकि नेस्डेक में आप देख रहे हैं कि नेस्डेक 10% से नीचे आया, टॉप से करेक्शन जोन में आ रहा है, डाउ अभी भी नहीं है। तो पॉइंट सिंपल ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ऐसे संकेत नहीं कि आप सब कुछ बेच बेचाकर निकल जाए कि ये हो जाए, कुछ नहीं। ये वॉलेटिलिटी चलेगी थोड़ा। अगर आपका व्यू लंबा है और आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपका व्यू शॉर्ट या मीडियम टर्म का है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके नीचे के लिए इंतजार करें। वापस आपको 5% 7% का करेक्शन मिलता है, फिर से एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को अलग अलग तरीके से बाजार को अप्रोच करना चाहिए। ट्रेडर्स ओवरनाइट रिस्क कम रखें, क्वांटिटी कम करें। इन्वेस्टर्स आपके लिए सिंपल है, आप बने रहें, और अगर आप 10% 8% के मार्केट को टाइम करना चाहते हैं तो फिर आप 15,200, 15,100, 15,300 इस रेंज में प्रॉफिट बुक करके वापस 14,400, 500 आए वहां से खरीदना शुरू कर सकते हैं। दोनों तरीके, अगर आप उतना टाइम कर सकते हैं जरूर करिए, नहीं कर सकते
तो जो है पड़ा रहने दे, बने रहे।